नमस्कार, नादर टीवी के स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे उपहार पर क्रेडिट वॉर। पलट बयानी और पलटते फैसलों का नाम सियासत है। कहा तो स्वतंत्रता के समय इस देश के कर्णधारों ने तय किया था कि देश को जातिवादी राजनीति की आग में झोंकने से बचाने के लिए जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। और कहा अब वर्तमान में 2025 जातिगत जनगणना का क्रेडिट वॉर चल रहा है। यूं तो जाति की गणना अंग्रेज करते थे, जिसे हमारे देश के बड़े नेताओं ने फूट डालो राज करो की राजनीति करार दिया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद जातिवाद का जिन्न सर चढ़कर बोलने लगा और जाति की भावनाएं हिलोरे मारने लगी। नतीजा यह हुआ कि जाति आधारित कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर कुकुरमुत्तों की तरह उग गईं, जिनके मुकाबले के लिए कांग्रेस का नारा भी सामने आया। कांग्रेस ने नारा दिया, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। समय का चक्र घूमा और कांग्रेस सिमटकर दहाई के अंक पर पहुंच गई। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारों का सफाया हो गया। ऐसे में कांग्रेस को फिर से जाति याद आई और राहुल गांधी, जिनकी जितनी संख्या उनका उतना हक, यानी ये भी कहा गया था ना, जिनकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये बातें होने लगी हैं। राहुल के साथ साथ सपा, राजद सहित तमाम इंडिया गठबंधन के सदस्य भी जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठाने लगे। तो नीतीश ने भाजपा से अलग होकर बिहार में जातिगत जनगणना करवा ली। जाति जनगणना की आवाज मुखर होता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि उनके लिए केवल 4 जातियां, महिलाएं, युवा, किसान, गरीब। प्रधानमंत्री हर मंच से यह मंत्र दोहराने लगे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की जो दुर्गति हुई, उससे भाजपा के भीतर जाति जनगणना को लेकर गंभीर चिंतन शुरू हुआ। और मंगलवार को देर रात मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य दिग्गजों से मिलने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर निर्णायक कार्रवाई की राह देख रहे देश को मोदी ने एक अलग ही सरप्राइज दिया। विपक्ष के लिए भी यह सरप्राइज ही था। बहरहाल मोदी के सरप्राइज से कुछ देर के लिए हतप्रभ हुए विपक्ष ने अब जाति जनगणना का श्रेय लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है, सरकार भले ही मोदी की है, लेकिन सिस्टम हमारा चलता है। समाजवादी पार्टी इसे पीडीए की जीत बता रही है, वहीं भाजपा ने इसे सामाजिक संतुलन का अगला कदम बताया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी विपक्ष एक क्यों नहीं है। जिस कांग्रेस के सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, उसे अब राहुल गांधी खारिज क्यों कर रहे हैं और तेलंगाना का फॉर्मूला अपनाने की सलाह आखिर क्यों दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या तेलंगाना का फॉर्मूला यूपी में समाजवादी पार्टी स्वीकार कर लेगी और हर बार की तरह कहीं इस बार भी मोदी विपक्ष से मुद्दा छीनकर विपक्ष को शस्त्रहीन तो नहीं कर चुके हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होने वाली है। पहले आपको दिखाते हैं प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस और हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल है। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो जो संविधान में वर्णित है, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल है। ये फैसला जरूर लिया गया है, निश्चित तौर से ये हमारे मुद्दे की जीत है, ये पिछड़े समाज की जीत है, ये राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल है। देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं वही देश के मुद्दे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे जरूर शक है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आज जब पहलगाम को लेकर पूरा देश सवाल पूछ रहा है, उस बीच ये फैसला आया है और वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े और दलितों के आरक्षण को खाने का काम करती है, कहीं ये फैसला ध्यान बांटने के लिए तो नहीं आया। इन सब मुद्दों पे समाजवादी पार्टी की नजर रहेगी। देश जानना चाहता है कि जाति जनगणना कब होगी और जाति जनगणना का मुद्दा समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष का मुद्दा है। भाजपा को जाति जनगणना करानी पड़ेगी। ऐतिहासिक फैसला, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी, कल की रात्रि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होगी और वह बेचैन है। उनको लग रहा है कि पिछड़ों की भलाई के लिए हम केवल बात करते थे और पिछड़ों की भलाई का रास्ता जाति जनगणना का निर्णय लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिया है। अब कांग्रेस, राजद या सपा, इनका कोई भविष्य नहीं। देखिए, एक तो विपक्ष का जो एक कह सकते हैं कि एक ताना था
कि सरकार तानाशाह हो गई है, विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, विपक्ष की बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है, तो वो तो अब साफ हो गया। विपक्ष ने अगर इस मुद्दे को उठाया तो अब जाति जनगणना की बात हो रही है। दूसरा ये कि शस्त्रहीन, ये एक ऐसा अहम मास्टर स्ट्रोक था विपक्षी पार्टियों के पास, जाति जनगणना, जिसको लेकर एक कहा हमने, अभी मैंने भी आपको, जब इससे पहले मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तब भी ये कहा कि उस वक्त लोकसभा चुनाव में वाकई दुर्गति हुई थी, लेकिन क्या ये मुद्दा छीन लिया है विपक्ष से मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और शस्त्रहीन हो गया है विपक्ष। अब ये बड़ा मुद्दा तो नहीं रहा, क्योंकि जाति जनगणना की बात तो सरकार ने भी कह दी, लेकिन ये यू टर्न क्यों हुआ बीजेपी की तरफ से, ये भी सवाल रहेगा। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आगे सवाल जवाब होंगे। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, बने हुए हैं, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे ही अन्य मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय कराऊंगी। सबसे पहले दिनेश सर, 2011 और 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार है, ये कहा गया SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, उस वक्त भी गणना हुई, लेकिन उसका डेटा कहाँ गया भगवान जाने। उसके बाद समाजवादी पार्टी जो जाति जनगणना की बात करती है, उसने अपने समय पर ऐसे कोई प्रयास नहीं किए। ये भी कहा गया था ओबीसी आरक्षण के समय पर कि ये पता तो चले कि कौन कितने परसेंटेज पर है जातियां, तब जाकर ओबीसी आरक्षण पर बात हो, तब भी नहीं हुआ। लेकिन अब जाति जनगणना की बात हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो उन्होंने इस मुद्दे को विपक्ष से पूरी तरह से अपने पास छीन कर रख लिया है, और अब एक मास्टर स्ट्रोक चलते हुए जाति जनगणना की बात कह रही है। कहा जा रहा है टाइमिंग्स, चुनाव के समय पर ये सरप्राइज कैसे देख रहे हैं आप? सन 1931 में जी जब जनगणना हुई थी, तब उसके साथ ये जातिगत जनगणना एक बार हो चुकी है। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी देश में सन 1980 में, जो रिपोर्ट आई थी जी, वो रिपोर्ट भी इसी जनगणना के आधार पर थी, जिसका एक आकलन यह था कि देश में 52%, 50% अगड़ा पिछड़ा वर्ग है देश के अंदर, और उसी के हिसाब से 27% आरक्षण निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी। ये तो 1931 की जनगणना के बाद, जातिगत जनगणना के बाद से लेके अभी तक जो भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस आई, जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने के लिए आई देश के अंदर, चाहे बिहार में आए, उत्तर प्रदेश में, या और आप बढ़िए दक्षिण भारत के अंदर जितनी भी आई, इनमें से किसी ने भी इस एजेंडे को लागू नहीं किया जी। हाँ, कांग्रेस और लालू यादव और नीतीश कुमार, इन्होंने जिस समय ये कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ नहीं थे, इन्होंने बिहार से एक ये मास्टर स्ट्रोक चला कि जातिगत जनगणना हो जाए, और उनको लगा कि ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ज्यादा डिटेल में न जाकर इसके परिणामों की तरफ अगर हम जाएं, तो आपने जो अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा विपक्ष से छीन लिया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब पहले बार पता चली थी कि लोगों की जातियां क्या हैं, उस समय पता चली थी पहली बार। और अब जब जनगणना होगी तो अब यह भी पता चलेगा कि जातियों में उपजातियां कौन कौन सी हैं, देश के अंदर कौन कौन सी जातियां कितनी हैं। कितनी जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या तो भारी है, लेकिन उनको उतना आरक्षण पिछड़े वर्ग के ही लोगों ने नहीं देने दिया, कांग्रेस नहीं देने, मुलायम सिंह यादव ने नहीं देने दिया। आप देखें तो ज्यादातर लाभ तो मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए उठाया है। कुल मिला के स्थिति यह है इस समय कि इस जनगणना से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा ब्रेकअप मिलेगा। इसके अंदर जितने भी ये एजेंडे थे इनके, जो आने वाले चुनावों के अंदर चलने वाले थे जी, वो एजेंडे फ्लॉप हो गए हैं। आज देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी और सपा के लोग और दूसरे लोग कैसे कैसे तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सच्चाई तो ये है, क्रेडिट लेने की होड़ हो गई अब सभी जगह। क्रेडिट तो बहुत पीछे चला गया, क्रेडिट तो बहुत पीछे चला गया, ये बैकफुट पर चले गए हैं, क्योंकि इनको अब अपनी सच्चाइयां देखने को मिलेंगी। कोई बैकवर्ड का, किसी का अपर कास्ट से कोई क्रैश नहीं है, कुछ नहीं है, अपर कास्ट अपनी जगह मौजूद है। अब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा अब बिल्कुल बिल्कुल
मैं लौटूंगी आपके पास दिनेश सर, आपका समाजवादी पार्टी, जी राष्ट्रीय जनता दल, बिल्कुल तमाम दल अब बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर पॉलिटिकल स्ट्राइक की है? पॉलिटिकल स्ट्राइक इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चारों खाने चित, ठीक है, इसे ऐसे भी देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष का क्या सोचना है, आइए मिलते हैं। हमारे और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाचस्पति जी हमारे साथ जुड़े हुए, आरिफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए सपा का पक्ष रखने के लिए। आरिफ हबीब साहब स्वागत है आपका। वाचस्पति जी कहिए जी, क्या कहेंगे? चारों खाने चित, मुद्दा विहीन, शस्त्रहीन जो कहा जा रहा है जी। पारुल जी, आपको और सभी को पैनल साथियों को बहुत बहुत सादर नमस्कार जी सर, नमस्ते। ये जो आप यकायक हृदय परिवर्तन, पाप से अपने को दूर करना, स्वर्ग के लिए अपने को आरूढ़ करना और लगातार उस बात को कहना 4 जातियों से हटके अब 6000 जातियों तक की जनगणना करने के लिए भाजपा को बाध्य होना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक अलायंस, इंडिया अलायंस की जीत तो है ही है जी। निश्चित रूप से जो पहलगाम में घटना हुई है उसके बाद इनके पास, इंडिया गठबंधन के पास कोई भी चारा नहीं बचा था। जनगणना पर आइए ना, घटना से पूरा का पूरा पहलगाम का चर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पर, जातिगत जनगणना पर आइए आप। प्रभु जी सर, आप मुझे मत टोकिए, आप संचालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, संचालन की बात नहीं हो रही, हम जानना चाह रहे हैं ना। प्लीज आप मत करिए ना, आप पहलगाम पर बात में आइए, आप एंकर हैं, इस पर बताइए। आप एंकर हैं? अरे आप एंकर हैं क्या? एंकर का विषय नहीं है। हमसे सवाल पारुल जी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। मैं जर्नलिस्ट नहीं नहीं कर सकते। हूँ और मैं पूछ सकता हूँ आपसे। ठीक है, आप रुक नहीं जाइए, पूछ दोनों सकते। रुक जाएंगे, दोनों रुक जाइए। आप- वाचस्पति पारुल जी, जी, पारुल जी, पॉइंट ये मैं आ रहा है हूं। कि जाति मैं- जनगणना अब मैं- होने वाली है, इस पर कांग्रेस का मैं आ रहा स्टैंड हूँ, क्या है? मैं उसी हाँ, बात पे आ रहा हूँ। अच्छा। एकाएक जो हृदय परिवर्तन हुआ है हाँ। वो आरएसएस तो ये की अच्छी चीख बात है ना? और उसके बाद जो आपने पूरी घटना बताई उसके बाद हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंडिया गठबंधन के का जो फंदा था उसमें गले में मोदी जी के फंस हृदय गया है। परिवर्तन वो तो कैसे कांग्रेस फंस गया का वो भी मैं हुआ आपको था ना बता रहा हूँ। वाचस्पति जी, क्योंकि आप लोगों ने भी आंकड़े मैं जारी नहीं किए थे आपके समय पर, वो हृदय परिवर्तन ओके। अब हुआ था ना। अब आ रहा जी। वह समय काल परिस्थिति के अनुसार राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं, धारणाएं अवधारणाएं बदलती रहती हैं और यही राजनीति का सच्चा सिद्धांत भी है। राजनीति समय के अनुसार की जाती है और मुद्दों के आधार पर की जाती है। अब सबसे बड़ा ट्रैप जो हम लगाना था वो ट्रैप फंस गए हैं मोदी जी, वो इस तरीके से फंस गए हैं क्योंकि जब ये जातीय जनगणना होगी तो इसमें मुस्लिम की भी जातीय जनगणना होगी और मुस्लिम जाति जनगणना होगी तो उसमें अंसारी भाई, चाहे भिश्ती हो, चाहे नाई हो, चाहे सैफी हो, लोहार हो, उस जो मुस्लिम जातियां हैं अब जो अब नया ओबीसी में मुद्दा कौन सा आती हैं, लेकर आ रही है कांग्रेस? ये मुद्दा होगा कि इसमें मुस्लिम्स को भी उनका रिप्रेजेंटेशन जब आए तो उनकी भी गणना उन्हें की भी जाए आरक्षण और जब दिलवाएंगे अब उनका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब स्वतः हो गया ना। ओके। जितनी जितनी भागीदारी, निचोड़ निकल गया आपकी बात। हिस्सेदारी उस पर आ गए ना, हम उस पर, उसी पर तो लाना था, उसी पर ले आए हैं। ठीक है, और इसके बाद मुस्लिम को पूरा का पूरा हक मिलेगा, मुस्लिम को क्यों मिलेगा? मुस्लिमों को नाराजगी आपसे इसलिए भी होगी क्योंकि आरक्षण की बात अब आप कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण की पहले कही थी जो बीच में भूल गए थे, फिर आते आते अभी दोबारा से राहुल जी कहने लगे। जब आप सरकार में थे तब आपने नहीं कही, अब विपक्ष में आ गए तब आपको जाति जनगणना आ गई। अब आप ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम को भी आरक्षण के लिए आप लोग पैरवी करेंगे। वेरी नाइस, बिल्कुल करेंगे जब आएगा ना। इसके बाद ये सोचिए 33% महिलाओं का आपकी मंशा जाहिर होगा। क्या करेंगे? अब नेक्स्ट मुद्दा आपका क्या रहेगा ये बताएंगे आप। अगर ये सब कर लेंगे आइए, तो आरिफ आपके साहब पास मोर्चे 100% संभालिए। आरक्षण हो चुका होगा। ये कहा गया आपके शासन कालों में भी जाति जनगणना पर काम होना चाहिए था, ओबीसी आरक्षण के समय पर भी वो नहीं हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि जो बातें, मैं आ रही हूँ सर, द्विवेदी जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। आरिफ साहब, क्यों अब ये क्रेडिट जो लिया जा रहा है इसके प्रयास आप लोगों के शासनकाल में भी हो जाते तो पूरा भरपूर 100% क्रेडिट आप लोगों को चला जाता। आप ही ने मुद्दा उठाया, आप ही ने कर लिया, लेकिन आप अपने समय पर जब सरकार में होते हैं तब नहीं कर पाते, विपक्ष में होते हैं तो एकदम नारा शुरू कर देते हैं जिसकी जितनी भागीदारी। आरिफ साहब, अब क्या कहेंगे? अब तो ये कास्ट सेंसस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाँ कह दिया, अब मुद्दा क्या बचा आपके पास? द्विवेदी जी, मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू किया? आ रहे हो सर, दिनेश सर। अरे प्रभु, आप बीच में अभी हमें टोक रहे हैं। आ रही हो, अभी आरिफ साहब को बोल लेने दीजिए। प्रस्तोता है आप क्या दिनेश शर्मा जी? अगर प्रस्तोता है तो मैं आपकी बात प्लीज द्विवेदी जी प्लीज, तू मैं की बहस में नहीं। आरिफ साहब, आप दिनेश जी को रोकिए ना, मैं नहीं मैं कर रहा हूं। दोनों को रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ। अभी आरिफ साहब का टर्न। हाँ, तुमको रोकिए ना, सरकार का पक्ष बने हुए हैं, सरकार की पार्टी बने हुए हैं, बोलना शुरू पंडित जी,
पंडित जी आप ही इसका जो सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मंडल ठीक है। कमीशन लागू क्यों नहीं दिनेश सर, हुआ? रुक जाइए। अरे और आप भी प्रभु, रुक के आप देने दीजिए। मैंने कहा मेरे समय काल बाकी दो परिस्थिति के मेहमान वेट अनुसार कर रहे हैं, मैं निर्णय उनके होते हैं पास जाना राजनीति में। चाहती हूँ। दोनों को रुकना होगा प्लीज। आरिफ साहब जवाब दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। और देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया था, कस के बांधो सर में गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। समाजवादी पार्टी इस नारे को हमेशा सरकारों से, इस नारे के माध्यम से पिछड़ों की लड़ाई लड़ती चली जा रही है। 1979 में जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, जिसमें सवर्णों को भी सिफारिश दी गई थी, महिलाओं को भी दी गई थी, मुस्लिमों को भी दी गई थी, यानी सर्व समाज को, उस आरक्षण के विरोध में मुंगेरीलाल कमीशन को न लागू किया जाए, उस वक्त के जनसंघ के नेता और भाजपा के भीष्म पितामह बिहार के कैलाशपति मिश्रा जी ने गठबंधन तोड़ लिया था कि पिछड़े समाज को आरक्षण देने के पक्ष में हम नहीं। और उस वक्त ये नारा लगा था, कर्पूरी का पूरा, गद्दी छोड़, धर अस्तूरा, और गालियां बद्दी बद्दी दी गई थी। उसके बाद फिर आप आ गए 1990 में, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, जो समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवादी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के 88 एमपी के सहयोग से। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया तो रथ यात्रा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने उसके विरोध में समर्थन वापस ले लिया। 69,000 आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार को फटकार लगाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। वो चुनावी लाभ के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देती हैं, चुनावी लाभ के लिए वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देते हैं, और चुनावी लाभ के लिए ये आ गए। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण जो 27% मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद समाजवादी सरकार दिया था पिछड़ों को, क्या वो 100% लागू है? तो समाजवादी पार्टी ठीक है। जाति जनगणना 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस, यूपी में आपकी पार्टी थी, तब आपने डेटा सार्वजनिक करने की कोई पहल की थी आरिफ साहब आपकी पार्टी ने? आप पर आरोप लगते रहे, सिर्फ आप विशेष एक जाति पर आप लोगों ने आरक्षण की मेहरबानी की, बाकी उपवर्ग की बात कोई नहीं की। आपकी सरकार के समय जो हुआ उस पर भी आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाते हैं ना, 2013 में चले जाते हैं, आप बहुत पीछे मत जाइए, यहीं आ जाइए जब आपके काम हो रहे थे। तब आपने क्या कर दिया ओबीसी आरक्षण के लिए? आपने क्या किया? राज्यों की, मेरी बात सुन ले, राज्यों के गणना कराने से ये पूरी नहीं होगी। देश की संसद पे ये कैट की रिपोर्ट थी 2016 में कि ओबीसी छात्रवृत्ति योजना का 90% बजट सिर्फ कुछ जातियों को मिला, व्यापक ओबीसी को लाभ नहीं मिला। ये आपकी सरकार का डेटा 2016 में कैग ने सार्वजनिक किया था। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, अब उनके पास चली जाती हूँ, आपकी बातों का जवाब उनसे ले लूंगी। मुझे 1 सेकंड में अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता कहिए कहिए, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। 46 में से 56 भी आरोप मेरे ऊपर लगा है, तो आरोप मत लगाइए। समाजवादी पार्टी लगातार हमारे आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो मैंने कहा पूरा 100% क्रेडिट क्यों नहीं लिया आप लोगों ने इस पर पहल करके? नेताजी से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव, इसीलिए पीडीएफ समाज की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वही तो कह रही हूँ, ये जीत का पूरा 100% श्रेय आप ले लेते। समाजवादी पार्टी ने अगर 2003 से 2007, 2012 से 2017 में जब सरकार चलाई, उस दौरान जाति जनगणना पर कोई काम क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार अभी तो आई थी। आइए शिव सिंह भारती जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है सर। सरप्राइज तो मिला, लेकिन ऐसा बड़ा सरप्राइज मिला, विपक्ष को तो चारों खाने चित किया, लेकिन पूछा जा रहा है कि अब तक जो नाना करते थे अब हाँ हाँ कैसे करने लगे? भारती जी कहिए। अरुण जी, इलेक्शन तो क्या है, भारत में कहीं ना कहीं किसी राज्य में होते ही रहते हैं, और अगर कोई घोषणा हुई है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चुनाव रहा होगा। और अभी चूंकि विपक्ष कह रहा है कि बिहार का चुनाव है, इसलिए जाति जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी ने की।
इससे पूर्व में भी कुछ राज्यों के चुनाव थे। तो अगर चुनाव का प्रेशर है इसलिए किया है, और ये तो पीडीए की जीत है, इस तरह से ये अपना क्रेडिट लेने की जो बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीती है, महाराष्ट्र जीती है और दिल्ली जीती है। अगर उस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हम अगर इस प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई निर्णय ले रही है, तो मैं कह रहा हूं कि इस बात को इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी दबाव में नहीं, सामाजिक न्याय की बात है। और अगर सामाजिक न्याय की बात होती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं द्वारा समय समय पर इस तरह की बातें हुई हैं कि जाति जनगणना आवश्यक है और होनी चाहिए, और उसका समय क्या है, समय पर मैं नहीं जाऊंगा कि चुनाव कब है और किसका चुनाव है, क्योंकि चुनाव तो होते रहते हैं। जहां तक आज जो विपक्ष के चेहरे लटके हुए हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हमने मांग उठाई थी, हमारा क्रेडिट है, तो कांग्रेस भी जनगणना कराई और जनगणना करा के और जनगणना वाला पेपर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, वो आज तक नहीं निकाला। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, समाजवादी पार्टी तब कुछ नहीं करती है, समाजवादी पार्टी शिव सिंह भारती जी, सीधा सवाल यही है कि कल तक जिन्हें एतराज था आज उन्हें एतबार क्यों है? ये मन परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, मन परिवर्तन वाली बात नहीं है बाबू, जो कल तक मन परिवर्तन हाँ कहने लगे। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह के नेता थे जिनके द्वारा ये कहा गया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव नहीं था, ये कलेक्टिव निर्णय है और सारे लोगों ने निर्णय लिया, इसलिए जाति जनगणना हुई। ये कोई विपक्ष ने कहा अब भाई 10 साल में जाति जनगणना होती है, 10 साल के अंदर, तो 10 साल में कोरोना था, कोरोना काल में नहीं हुई वह जनगणना, अब हो रही है। मुस्लिमों की आबादी भी निकल कर आएगी तो फिर मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण की वो मांग करेंगे, उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया। अरे निश्चित रूप से मैं जो वाचस्पति जी जो कह रहे हैं ना कि मुस्लिम की आबादी निकल के आएगी, तो अब मुसलमानों को भी पता लगेगा कि उनकी जो जातियां थी उनकी गिनती नहीं थी, उनका जो हक था वो कोई और खा रहा था। विभिन्न तरह की जाति, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, 30 सेकंड में हम करेंगे, ईमानदारी से अपने 30 सेकंड लीजिए। सारे जी हमको समय दे दीजिए, आपने हमको समय नहीं दिया, सारे लोगों को समय दिया। समाजवादी पार्टी के जो नेता है अब खुल के आएगा ना कि हाँ हमारी कितनी जाति है, हमारी पार्टी में हमने कितने लोगों को क्या दिया, बाकी तो आरक्षण किसका होगा क्या होगा वो तो बात की बात है। हमने पार्टी के द्वारा सवाल पूछे भी जा चुके हैं। वाचस्पति जी, अभी दिनेश सर भी कह रहे थे कि मंडल कमीशन लागू नहीं किया अगर इतना प्यार था आपको जाति जनगणना से या जातियों से। देखिए पारुल जी, मैंने बार बार कह रहा हूं आपसे, समय काल परिस्थिति के अनुसार राजनीति की दशा और दिशा बदलती रहती है। समझदार हो गई ऐसा कहूं? नहीं, मैं कह रहा हूं समय के अनुसार कांग्रेस को उसका पाठ पढ़ने सीखने को मिला है और जनता ने इबरत सिखाई है। मैं टाइम ले लिया आपने पाठ पढ़ने में 50 साल। मैं अभी आप देखिएगा कि जो पार्टी 10 साल से जनगणना नहीं बहाने से करा पा रही है उसका एकदम हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो जनगणना कराने को, जाति जनगणना करने को पाप कहती थी, वो एकदम से स्वर्ग में जाने के लिए अपना कैसे करने लगी। इसके बाद ये बताइए कि आप, पारुल जी, मैं बहुत एक मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं कि इसके बाद जो आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना का जो प्रतिफल आएगा, जो भी डेटा आएगा, क्या वो जो सेंटर का जो ओबीसी की जातियां होंगी और जो स्टेट में जो जातियां होंगी उनका निष्कर्ष कैसे, विमर्श कैसे तय होगा और उनको आरक्षण कैसे, क्योंकि जातियां देश में होती है वो सेंटर में नहीं होती। बाकी ऑडियो गिराइए। देश में दिनेश सर, क्लोजिंग कमेंट। 2% से बहुत ऊपर अगर पिछड़ों का जो जातिगत आधार है वो जा चुका है। उत्तर भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार जो पिछड़ों को डोमिनेट करते हैं, आज तक वो देश को एक स्टेबल सरकारें नहीं दे पाए हैं। समाजवादी पार्टी केवल एक बार सरकार दे पाई उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी पिछड़ों का जो इनको जो मिलना था ये खुद उनको नहीं दे पाए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो बैकफुट पर जा चुकी है और ये इलेक्शन, ये जनगणना चलिए, इतना ही समय इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, सपा से भी कि जनता देख रही है मुद्दे कल तक बांटने वाले कहते थे और अब बांटने का मौका बन गए हैं। कल तक जाति जनगणना की ना होती थी, आज हाँ हो रही है। कल तक जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं ये हो रहा था, अब जाति जनगणना कैसे कराएंगे ये हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी को नीतीश जी का फॉर्मूला पसंद नहीं आया, तेलंगाना फॉर्मूले से चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो।
अब उसमें सपा राजी होती है नहीं होती है ये भी अलग बात है, लेकिन कल तक जिनके हाथ में सब कुछ था, जो जाति जनगणना करा सकते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमने मुद्दा उठाया इसलिए आपने जाति जनगणना को करवाना कबूल किया। सवाल यह है कि शासन में तो आप भी थे बॉस, लेकिन आपके समय पर जब जनता को इस हक की जरूरत थी तब आपने कुछ नहीं किया, और जब आप विपक्ष में आए तब आप मुद्दे उठाने लगे कि इसको करवाइए। हालांकि अब बीजेपी इसे करवा रही है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे मान लिया गया है। अब इससे क्या परिवर्तन होते हैं आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मुद्दा बहुत अच्छे से बीजेपी ने सब विपक्षी पार्टियों से छीन लिया है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।